मैं बहन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना वक्तव्य जो है वो हम लोगों के बीच में रखेंगी और आप सब लोगों से निवेदन है उनके आने तक जितना जोश आप दिखाओगे मेरा यकीन मानिएगा, मैं कमिट करता हूँ उससे कई गुना जोश आप अगले 45 मिनट में यहाँ से लेके जाओगे। थैंक यू। आर्य समाज खरड़ मोहाली को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी लोग इस सुंदर आयोजन को संभव करने में लगे हुए थे, जुटे हुए थे, जैसा कि भाई ने अभी बताया कि कई महीनों की मेहनत है, सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। मंच पर आसीन सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। जब कभी इस तरह के आयोजनों में देखती हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे उम्र में, काबिलियत में, तजुर्बे में बड़े हैं, जैसे मुख्य वक्ता के तौर पर मुझे यहाँ पर आप सब लोगों के बीच में बुलाया गया, ये सम्मान और स्नेह और सब लोगों की आंखों में जब विश्वास देखती हूँ तो मन में कुछ लाइनें आती हैं, वो शुरुआत में जरूर बोलना चाहूंगी क्योंकि बहुत देर से मन में चल रही थी अंदर ही अंदर। नाजिश प्रतापगढ़ी नाम के एक शायर ने वो कविता बहुत लंबी एक लिखी थी, लेकिन मैं चंद लाइनें आपको बताना चाहती हूँ। दयारे हिंद में बसते हैं ऐसे राम अब भी, दयारे हिंद में बसते हैं ऐसे राम अब भी, जो छोड़ सकते हैं गद्दी भरत के नाम अब भी। लेकिन भरत भी तो हो अपने फर्ज से होशियार, पड़ जाए जो वक्त तो हो जाए भाइयों पे निसार। ये एक पुरानी मसल तुमने भी सुनी होगी कि एक हाथ से ताली कभी नहीं बचती। न मुस्लिमों से न इस्लाम से अदावत है, न मुस्लिमों से न इस्लाम से अदावत है, हमें तो बस वतन के दुश्मनों से नफरत है। मुनाफिकों के लिए नो के खार है भारत, मुनाफिकों के लिए नो के खार है भारत, जो दिल हो साफ तो फूलों का हार है भारत। राष्ट्र कल्याण के इस मंच से मैं सुबुही खान, एक भारतीय सनातनी मुसलमान, सभागार में मौजूद सभी आर्य पुत्र और पुत्रियों को प्रणाम करती हूँ। मेरे पतिदेव और मेरा पुत्र, जिनके समर्थन और सहयोग के बिना शायद मैं राष्ट्र कल्याण के ये काम इतने खुले मन से नहीं कर पाती, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मेरा भाई विशाल कुमार हैदराबाद से चलकर आया है, 26 साल का लड़का, 5 FIR इसके ऊपर हुई है केवल और केवल गौरक्षा के लिए काम करने के कारण। उसके लिए एक बार जोरदार तालियां। धारा के विपरीत बहकर गौरक्षा के लिए काम करने वाला ये बच्चा पहली बार पंजाब आया है, आप लोगों से मिलना चाहता था। राष्ट्र जागरण अभियान, जिस अभियान पे हम काम कर रहे हैं, उसके कार्यक्रमों में अधिकतर कई स्टेट्स में मुझे ज्वाइन करता है, तो विशाल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। अपने गुरुदेव आदरणीय KN गोविंदाचार्य जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत करती हूँ। भारत का युवा कैसा होना चाहिए, आज का हमारा विषय है। भारत का भविष्य भारत के युवाओं के हाथ में है। हमारे देश की 60% जनसंख्या, 60% पॉपुलेशन यूथ है, यानी कि 40 साल और 40 साल से नीचे के लोग। किसी भी देश को अगर गुलाम बनाना हो, किसी भी देश को अगर कमजोर बनाना हो, तो उसके युवाओं को भटका दो, उसके युवाओं को गुलाम बना दो या उसके युवाओं को कमजोर कर दो। तो बहुत अच्छी बात अभी विकास भाई ने बोली कि अगर हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करते हैं, अगर हम अपने राष्ट्र के लिए कुछ करने की बात करते हैं, तो वो सबसे पहले हमारे अपने खुद से शुरू होती है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, फुटबॉल उठा के प्लेग्राउंड में पहुंचो यूथ। स्पोर्ट्स को हम लोग कई बार अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, स्पोर्ट्स हम लोग कई बार अपने बच्चों को प्रेरित नहीं करते हैं कि वो खेल में भाग ले। एक बात बड़ी अच्छी मैंने कहीं सुनी थी, वो मैं जरूर आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, जो माँ बाप हैं उनके साथ भी और जो यंग भारत यहाँ पर मौजूद है उनके साथ भी, कि जब आप किसी भी तरह का खेल खेलते हैं, स्पोर्ट्स, वो कोई भी स्पोर्ट्स हो सकता है, वो सिर्फ एक खेलना नहीं है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप खेल रहे हैं, वो आपको बहुत सारी लाइफ स्किल्स
सिखाता है, यानी कि जीवन जीने की कला। वो आपको जीतना भी सिखाता है, वो आपको हारना भी सिखाता है, वो आपको लाइन में लगना भी सिखाता है, वो आपको मेहनत करना, पसीना बहाना भी सिखाता है, वो आपको टीम वर्क भी सिखाता है, वो आपको सब्र, पेशेंस भी सिखाता है। स्पोर्ट्स भारत के हर बच्चे को, हर लड़के और लड़की को, जो भी आपको पसंद हो, उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि उससे आपका एक चरित्र निर्माण होता है। जीवन जीने की कुछ क्वालिटीज हैं जो आपके मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप सीखते हैं, वो आप किसी भी किताब से नहीं सीख सकते। तो स्पोर्ट्स के लिए मैं जरूर बोलूंगी पेरेंट्स को भी, जिनको लगता है बच्चे अगर खेल रहे हैं तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज ये ना समझें, बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित करें। दूसरी बात मैं भारत के युवाओं से ये कहना चाहती हूँ कि जब हम कहते हैं कि हम विश्वगुरु थे, तो हम विश्वगुरु क्यों थे ये हमें समझना पड़ेगा। आज हम विश्वगुरु क्यों नहीं हैं ये भी हमें समझना पड़ेगा, और पुनः हम विश्वगुरु की तरह कैसे स्थापित हो सकते हैं ये भी हमें समझना पड़ेगा। मेरे गुरुदेव आदरणीय के.एन. गोविंदाचार्य जी बहुत सुंदर बात कहते हैं आज हमें भारतवर्ष का स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा। स्वॉट एनालिसिस सब जानते हैं, कोई भी कंपनी अगर डूब रही हो, एमबीए के स्टूडेंट समझते हैं स्वॉट एनालिसिस यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। हमारी ताकतें क्या हैं, हमारी कमजोरियां क्या हैं, हमारे सामने अवसर क्या है और हमारे देश के सामने चुनौतियां क्या हैं। मैं कम समय में आज ये स्वॉट एनालिसिस आप लोगों के सामने करके अपनी जगह लूंगी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ताकत की। कुछ लोगों को लगता है कि हम ताकतवर शायद अपनी आर्थिक संपत्ति के कारण थे। यही सुनते हैं ना, लुटेरे आए, लूट कर ले गए, कोहिनूर हमारा कहीं है, हमारी सारी संपत्ति सब लूटपाट कर ले गए। लेकिन भारत तो वैराग्य की बात करता है, भारत तो त्याग की बात करता है। भारत के लिए तो आर्थिक संपन्नता ठीक है, एक पार्ट हो सकता है लाइफ का, लेकिन जीवन का एकमात्र लक्ष्य नहीं है। या अगर हमारी आर्थिक संपत्ति सारी चली भी जाए तो हमारा जीवन समाप्त हो गया, ये भारत की मानसिकता नहीं है। तो क्या थी हमारी ऐसी ताकत जो हमें विश्वगुरु बनाती थी? हमारे विश्वगुरु होने की सबसे पहली ताकत थी हमारी आध्यात्मिक एकता, हमारा आध्यात्मिक बल, जो हमें ये बताता है कि हम किसी भी भाषा, किसी भी जाति, किसी भी क्षेत्र, किसी भी संप्रदाय के हों, वो ब्रह्म तत्व, वो परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है। जो हमारे वेद हमें बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि वो परम तत्व परमात्मा, निर्विकार, निर्विचार ईश्वर हमारे अंदर विराजमान है। एक वेद कहता है तत्त्वमसि, यानी कि यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग हैं सबके अंदर वो परमात्मा विराजमान है। एक वेद कहता है अयम आत्मा ब्रह्म, यानी कि हमारी जो आत्मा है वो ब्रह्म है। एक वेद कहता है प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी कि इस चीज का ज्ञान होना ही ब्रह्म है। ये ज्ञान हजारों हजारों साल पहले हमारे वेद हमें सिखाकर गए, हमारा आध्यात्मिक बल। और हम जातियों में बटे हैं, हम लिंग में, महिला पुरुष में बटे हैं, हम संप्रदाय में बटे हैं, हम क्षेत्र में बटे हैं, हम भाषाओं में बटे हैं। ये हमें समझना पड़ेगा कि हम अपनी ताकत को भूल गए हैं। भारत में सिखाया जाता है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। भारत में ही सिखाया जाता है ना कि गंगा माँ, नर्मदा मैया, यमुना माँ, बंदर मामा, चंदा मामा, धरती माता, गौ माता, भारत में ही सिखाया जाता है ना। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ना कि चींटी से लेके पहाड़ तक में मैं हूं। ये सभी बातें हमें ये बताने के लिए कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हम वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, उस परमात्मा का एक कण हमारे अंदर विराजमान है। आत्मा परमात्मा की जो फिलॉसफी भारतीय संस्कृति में बताई जाती है कि वो परम तत्व हम हैं। ये ज्ञान हमारे विश्वगुरु होने का कारण था। इसी कारण लोगों की नजरें भारत की तरफ थी, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है जो लोगों की आंखें खोल देता है। ये ऐसा ज्ञान है जो लोगों को शक्तिशाली, ताकतवर बना देता है। ये ज्ञान जब रानी लक्ष्मीबाई को हो जाता है तो रानी लक्ष्मीबाई बन जाती है, क्योंकि वो ये जान जाती है कि मैं शरीर हूँ। अगर मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। अगर मेरी जान भी चली गई, अगर मैं शहीद भी हो गई अपने देश के लिए, तो एक चोले की तरह शरीर बदल के दोबारा पैदा होंगी। ये ज्ञान जिस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, जो ये समझ जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, वो ना ही सिर्फ भारत
बल्कि एक आध्यात्मिक, एक पुनरुत्थान का झंडा पूरे विश्व में गड़ाता है। जितनी भी तस्वीरें यहाँ पे लगी हुई हैं, इन सब लोगों को किसी ना किसी लेवल पे ये ज्ञान हो गया था अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि ये ज्ञान होने के बाद आपके मन से डर निकल जाता है कुछ भी खोने का। आज हमारे कैसे छोटे छोटे डर होते हैं, कुछ हमारे पास जो है वो ना चला जाए, हमारी प्रॉपर्टीज ना चली जाए, हमारे रिश्ते ना खो जाए, कुछ भी जो भी हमारे पास है उसको खोने का डर हमें कुछ करने नहीं देता। जब हम ये मान लेंगे कि ये शरीर भी कुछ नहीं है, जब शरीर खोने का भी डर निकल जाएगा तो बाकी सारी चीजें तो बहुत तुच्छ रह जाती हैं। ये ज्ञान हमारे मन से कुछ खोने का डर निकाल देता है, ये ज्ञान हमें कुछ पाने का लालच निकाल देता है कि बहुत आजकल जो हम सोचते हैं ये जमा कर लें, वो जमा कर लें, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स खड़ी कर दें, अपने बच्चों के लिए हम सोचते हैं कि बड़े बड़े बैंक बैलेंस, लखपति करोड़पति बना जाएं और पीने के लिए पानी नहीं छोड़ लें। भारत जो प्रकृति की बात करता है, जो कहता है गंगा मैया, पंजाब 5 नदियों की जगह, पंजाब में 700 फीट नीचे तक धरती में पानी नहीं है। चेन्नई 2000 फीट नीचे तक धरती में पानी नहीं है। कानपुर उत्तर प्रदेश 200-300 फीट नीचे तक धरती में पानी नहीं है। और हम बात करते हैं विश्व गुरु होने की। जब हम कहते हैं भारत माता की जय, तो क्या है वो भारत माता? क्या वो मैप है? क्या वो मानचित्र है जो हम देखते हैं कागज में? जब हम कहते हैं भारत माता की जय, तो भारत के जल की जय, भारत के जंगल की जय, भारत की मिट्टी की जय, भारत के पहाड़ों की जय, भारत की वनस्पति की जय, भारत की कृषि की जय। ये हमें समझना पड़ेगा कि ये हमारी ताकत थी, हमारी आध्यात्मिक एकता और हमारी प्राकृतिक संपत्ति। प्रकृति से जो भारत को हमेशा जोड़ा गया है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। विश्व की 16% जैव विविधताएं, 16% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन भारत। विश्व की सर्वश्रेष्ठ कामधेनु यानी कि गाय केवल और केवल भारत में पाई जाती है। आज विदेशी लोग उसको पेटेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, A2 मिल्क इंडस्ट्रीज खड़ी कर देना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी उस गौ माता की अहमियत भूल गए। हम ये भूल गए कि हमारे विश्व गुरु होने का एक जो महत्वपूर्ण स्तंभ थे, उसमें से बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है गौ माता। विश्व की सर्वश्रेष्ठ नदियां, चाहे वो मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, केवल और केवल भारत में पाई जाती हैं। गंगा जी सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर के हर्बल जंगल से होती हुई गंगा जी आती हैं। शायद मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज होता है गंगा जल में। मिराक्युलस वाटर, पूरे विश्व में कहीं ऐसा कोई हर्बल बात है? इतनी जड़ी बूटियां, ऐसे ऐसे आयुर्वेदिक जंगल से पास होता वो गंगा जल आता है। हम गंगा जी का महत्व भूल गए हैं। हाँ, भावना में तो हम कर देते हैं, कई बार गंगा जी की आरती भी कर देते हैं इमोशन वाइज। जैसे हम इमोशन वाइज भारत माता की जय कर देते हैं, ऐसे हम इमोशन से गंगा मैया की जय भी कर देते हैं। लेकिन क्या हमारे व्यवहार में गंगा के प्रति या भारत के जल, जंगल, जमीन, जानवर के प्रति वो सम्मान है? अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारा राष्ट्र प्रेम अधूरा है या फिर भ्रमित है, उसको किसी डायरेक्शन की जरूरत है। अब ताकत तो मैंने आपको बता दी कि ये है हमारी ताकत। ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो हमारे पास आज भी है, वो कोई हमसे छीन के नहीं ले गया है और ना ही कोई हमसे छीन के ले जा सकता है। आप ग्लोब लेकर बैठिए, दुनिया का नक्शा, जो पृथ्वी का जो गोल ग्लोब होता है, उसमें आप देखिए भारत का प्लेसमेंट पूरे वर्ल्ड में ऐसा है कि मानव जीवन के लिए, व्यापार करने के लिए, सुखी रहने के लिए, संपन्न रहने के लिए, समृद्धि के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियां जलवायु के अनुसार केवल और केवल भारत में पाई जाती हैं। हर मौसम है हमारे देश में। पूरे विश्व में कोई देश ऐसा नहीं है जिसकी 60% भूमि, 60% लैंड उपजाऊ हो, एग्रीकल्चरल लैंड। हम तो, मेरे हस्बैंड बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि हम तो फूड बास्केट फॉर द वर्ल्ड बन सकते हैं। एज एन एग्रेरियन कंट्री हम लोग स्थापित हो सकते हैं कि पूरा विश्व खाने पीने के लिए, फसलों के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हमारी तरफ देखे। लेकिन हम तो किसानी, कोई बच्चा बोलता है कभी कि हम बड़े होकर किसान बनेंगे? नहीं, क्योंकि हम लोग वेस्ट को कॉपी कर रहे हैं। हम लोगों को लगता है कि वेस्टर्न कल्चर को कॉपी करके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना देना ही डेवलपमेंट है, केवल डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनना ही कोई फख्र की बात है। जो आपकी कॉलिंग है, जो आपको अंदर से अपने अंदर क्वालिटीज दिखती है, वो आप बनिए। लेकिन अगर आपको मिट्टी में रहना पसंद
पसंद है, अगर आपको खेती करना पसंद है, तो आप भारत में पैदा हुए, फख्र से कहिए कि मैं बड़े होकर किसान बनूंगा। या मैं बड़े होकर किसान बनूंगी। मैं अपने गुरुदेव के मार्गदर्शन में यमुना दर्शन यात्रा करके आई। उस यात्रा में हमें एक बच्ची मिली, लड़की। उस लड़की को देखकर मैं प्रेरित हो गई। उस लड़की ने अपने पिताजी को बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे शादी में कुछ मत देना, मुझे पढ़ाई के लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा दे दो, मुझे खेती करनी है। उस बच्ची को भी हमने अभियान से जोड़ा है। कभी मौका मिला तो मैं लेकर आऊंगी। वो पूरे देश की बच्चियों को प्रेरित कर सकती है खेती करने के लिए। ये हमारी ताकत है हमारे देश की। अब हमारी कमजोरी क्या है? 1857 की क्रांति में हम सब जानते हैं कि पूरा देश एक साथ खड़ा होकर प्रतिकार किया। अंग्रेजों को लगा कि ये इतने मजबूत हैं, देश प्रेम इनके अंदर इतना जबरदस्त है कि ये भारत को एक जमीन का टुकड़ा नहीं मानते हैं। ये कहते हैं भारत माता, और किसी की माता को तो उससे छीनना, भाई अब मेरे 5 साल के बच्चे के सामने कोई मुझे कुछ करने लगे तो वो लड़ने मरने को तैयार हो जाएगा। तो ये ताकत हमारे देशभक्ति में है, ये ताकत हमारे देश प्रेम में, कि हम अपनी देश को भारत माता बोलते हैं, मातृभूमि। तो अंग्रेजों को लगा कि 1857 की क्रांति में जब पूरा भारत एक साथ खड़ा हो गया, उनको लगा कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपस में टूटे रहे, बटे रहे, क्योंकि ये मां मानते हैं अपने देश को, अपनी धरती को। इन पे लंबे समय तक कंट्रोल करना संभव नहीं है। अभी तो बच गए, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक बच नहीं पाएंगे अगर इनको तोड़ा नहीं गया। तो उन्होंने पूरे देश का सर्वे किया। वो सर्वे करने के बाद उनको भारत की कमजोरी पता चल गई। ये सूत्र मेरे गुरुदेव से मुझे मिला है, मैं आप सब लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। मैं आपको भारत की कमजोरी बताना चाहती हूँ। साइकोलॉजी ऑफ भारत, भूमनोविज्ञान। 4 कारक भारत का भूमनोविज्ञान प्रभावित करते हैं। 4 कारक भारत का भूमनोविज्ञान प्रभावित करते हैं: भाषा, जाति, क्षेत्र और संप्रदाय। अगर ये 4 कारक एक हों तो भारत पे कोई भी आक्रमण, बड़ी बड़ी ताकत ज्यादा लंबे समय तक भारत को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। पराजित करना तो बहुत दूर की बात है। अगर ये 4 कारक एक हो, और अगर ये 4 कारक आपस में बटे रहें, लड़ते रहें, तो भारत पे कोई भी हावी हो जाता है, कोई भी हावी हो जाता है, अगर भाषाओं में, जातियों में, क्षेत्र में और संप्रदाय में हम बटे रहें। अब कैसे बटते हैं हम? एक उदाहरण देती हूँ सबसे पहले भाषा का। जब हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान में प्रवास करते हुए पहुंचे पंजाब, अमृतसर, तो हमें पता चला कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश शौर्य की भूमि है। वीर कौम, ये पूरी बेल्ट शौर्य की भूमि है। भारत में जो भी आक्रमण होते थे इसी तरफ से होते थे, और फियर्स रेजिस्टेंस मिलता था, घुस नहीं पाते थे भारत के अंदर विदेशी कोई भी आक्रांता। पंजाब को स्वॉर्ड आर्म ऑफ इंडिया कहा जाता था, यानी भारत की तलवार। भाषा को इस्तेमाल करते हुए पहले भाइयों में दरार डाली गई, उसके बाद पॉलिटिशियंस ने उसको इस्तेमाल करके 1966 में पंजाब और हरियाणा को 2 अलग-अलग स्टेट्स बना दिया। ये याद रखिएगा, पहले भाषा के आधार पर आपस में लड़ाया, फिर ये बोल के कि यही साथ नहीं रहना चाहते जी, और बांट के 2 अलग-अलग स्टेट्स बना दी। पॉलिटिशियंस के लिए ये सिर्फ एक गेम होता है लीडर बनने के लिए। हमारी मातृभूमि को ऐसे बांटते हैं लोग टेबल पर बैठकर, इस स्टेट के सीएम तुम बन जाना, इस स्टेट के सीएम मैं बन जाऊंगा या बन जाऊंगी। इस आधार पे हमारे समाज को बांटा जाता है। 1966 में पंजाब की जीडीपी क्या थी? आजकल गूगल है, आप लोग देख लीजिए। आज पंजाब की क्या स्थिति है वो गूगल करने के लिए आप लोगों को जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। आज इंडस्ट्रीज नहीं है, नौकरी नहीं है, आज युवाओं को नशे में झोंका जा रहा है। उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि ये क्षेत्र भारत की इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स है। हमारी जल थल वायु सेना तो जो कर रही है, लेकिन ये ऐसे वीर पुत्र और पुत्रियां हैं जो अगर देश के लिए खड़े रहे, जागृत रहे और संगठित रहे, तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। चारों तरफ से अटैक किया जा रहा है। अभी यहाँ पर तस्वीर लगी है गुरु गोविंद जी की। मैंने सुबह एक उदाहरण दिया था, मैं दोबारा यहाँ पे दोहराना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग नए हैं जो सुबह नहीं थे। हम लोग कानपुर गए। कानपुर में हमें 4 साहिबजादे दिवस था गुरुपुत्रों को समर्पित। वहां पर मुझे एक इतनी सुंदर चीज पता चली, जब औरंगजेब का बहुत
था तो गुरु तेग बहादुर जी ने यह तय किया कि किसी एक व्यक्ति को, किसी एक भारत पुत्र या पुत्री को कुर्बानी देनी पड़ेगी ताकि पूरे देश को जगाया जा सके। मैं वो कुर्बानी देना चाहता हूँ, लेकिन मेरा बच्चा यानी कि गुरु गोविंद जी केवल 9 साल का है। अगर मैं शहीद हो जाता हूँ मुल्क के लिए तो मेरे बच्चे का क्या होगा? उन्होंने 9 साल के उस बच्चे को बुलाया और अपनी इच्छा जाहिर करी कि मैं देश के लिए शहीद होना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तो उस वक्त गुरु गोविंद जी ने जो बोला उससे मेरे मन का एक बहुत बड़ा डर निकला, क्योंकि मेरा बच्चा भी छोटा है। तो मेरे मन में भी कई बार ये ऐसे थॉट्स आती थी कि मैं अलगाववाद, कट्टरवाद, आतंकवाद के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रही हूँ, कुछ हो जाए मुझे तो मेरे बच्चे का क्या होगा। इस तरह की थॉट्स नेचुरल है एक माँ के मन में आना। तो लेकिन गुरु गोविंद जी की वो स्टेटमेंट सुन के मेरे मन से वो डर निकल गया, वो फियर निकल गया। गुरु गोविंद जी ने अपने पिताजी से ये कहा कि जब मैं माँ की कोख में था, जब मैं माँ के पेट में था, तब तो आप नहीं थे मुझे बचाने के लिए, मेरी परवरिश करने के लिए। जिस अकाल पुरख ने 9 महीने माँ की कोख में मेरी रक्षा करी, वो आगे भी मेरी रक्षा करेगा। अब तो मैं 9 साल का हूं। कितनी बड़ी बात है। छोटे छोटे गुरुपुत्र, 4 साहिबजादे जिनको कहा जाता है, वो विदेशी आक्रांताओं के सामने ले जाए गए। विदेशी आक्रांता ने उनसे कहा कि अगर तुम्हें छोड़ दिया तो तुम क्या करोगे? तो गुरुपुत्रों ने कहा कि हम जाएंगे, अपने समाज को इकट्ठा करेंगे और आके तुमसे लड़ेंगे। विदेशी आक्रांतों को लगा बच्चे हैं, ठहाके लगाए, कहा कि अगर हार गए तो छोटे छोटे बच्चों ने विदेशी आक्रांता को यह जवाब दिया कि सिख कभी हारता नहीं है, सिख या तो जीतता है या शहीद होता है। ये है हमारे सिख भाई बहन। तो भाषा के आधार पर हमें किस तरह से बांटा जाता है, मैं आपको उदाहरण दे रही थी। जातियों के आधार पर कैसे बांटते हैं हम सभी लोग जानते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जातीय विविधताएं पाई जाती हैं। पूरे देश में शायद यूपी ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा जातियां हैं। हम आए दिन टीवी चैनल्स पे देखते हैं, हमारे जो चीफ मिनिस्टर है माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके ऊपर कई बार एलिगेशंस लगते हैं जातिवाद के, देखते हैं ना टीवी चैनल्स पर, क्योंकि करप्शन का नहीं लगा पाए, कोई कैरेक्टर का इल्जाम नहीं लगा पाए, जातिवाद का ही क्यों उनके ऊपर लांछन लगाते हैं। उसका बहुत प्रमुख एक कारण है कि उत्तर प्रदेश का भूमनोविज्ञान जातियों से प्रभावित होता है। उत्तर प्रदेश के लोगों को आपस में लड़ाना बहुत आसान होता है अगर जातियों को इस्तेमाल करके मसाला छिड़का जाए और लोगों को लड़ाया जाए। तो ऐसे हम भाषाओं में बट जाते हैं, ऐसे हम जातियों में बट जाते हैं। संप्रदाय में हम कैसे बटते हैं? अब जैसे मैं मुस्लिम समाज से आती हूँ, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक। क्या होता है अल्पसंख्यक? अभी मैंने शुरू में आपको एक कविता की 4 लाइनें बताई। मुझे सम्मान भी मिल रहा है, मुझे विश्वास भी मिल रहा है, मुझे प्यार भी मिल रहा है, मुझे मंच भी मिल रहा है, मौका भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है मुझे। काहे की माइनॉरिटी? मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूं, तो क्या मैं अल्पसंख्यक हो गई? अकेली बेटी हूं, 2 भाई हैं, मैं तो और ज्यादा लाडली होंगी। तो ये समझना पड़ेगा, 20-30 करोड़ पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, लेकिन अल्पसंख्यक का टैग है माइनॉरिटी। केवल और केवल उनको भारत से तोड़ने के लिए, केवल और केवल उनके माइंड में एक विक्टिम कार्ड डालने के लिए कि तुम अलग हो, तुम बाकी सब भारतीयों से अलग हो। तो इस संप्रदाय के आधार पर भी जो बंटते हैं, ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि ये भारत को तोड़ने की एक साजिश है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम क्षेत्र में कैसे बंटते हैं? भाषा, जाति, क्षेत्र और संप्रदाय, 4 कारक बताए थे ना बंटने के। क्षेत्र में हम ऐसे बंटते हैं, ये पाप तो हम सब करते हैं। कोई बिहार से आया हो, ओ बिहारी बोलते हैं, हाँ या नहीं प्लीज? आई वांट एक्टिव पार्टिसिपेशन। कभी ना कभी जीवन में बोला होगा या किसी को बोलते हुए सुना होगा, यूपी के भैये सुना होगा, 12 बज गए जी सरदार आ गया सुना होगा, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चिंकी सुना होगा, सबने सुना होगा। हम लोग अपने ही भाई बहनों के ऊपर जोक्स बनाते हैं, चुटकुले बनाते हैं, उनको ह्यूमिलिएट करते हैं, उनको इंसल्ट करते हैं, ठहाके लगाते हैं। फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि कोई साउथ का बच्चा होगा, वो नॉर्थ आने से कतराएगा कि मेरी एक्सेंट का मजाक बनाते हैं लोग। आर्य द्रविड़ थ्योरी, ये भी एक तोड़ने के लिए भारत को गढ़ी गई कि आर्य बाहर से आए थे। ये भी एक थ्योरी क्षेत्रवाद में बांटने के लिए, नॉर्थ साउथ डिवीजन क्रिएट करने के लिए। एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ क्षेत्रवाद में ये क्यों बांटते हैं।
हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान में प्रवास करते हुए पहुंचे कटिहार, जो बिहार में एक जगह है। कटिहार में सरकारी रिकॉर्ड में केवल 12 चर्च हैं और एक्चुअली में कटिहार में तकरीबन 200 चर्च काम कर रहे हैं। ये विशाल भी मेरे साथ उस समय बिहार के ट्रिप पे था, मेरा भाई। 200 चर्च काम कर रहे हैं रिलीजन कन्वर्जन्स के लिए और सरकारी रिकॉर्ड में केवल 12 हैं। इस तरह से कटिहार को हाईजैक किया हुआ है। कटिहार को कहा जाता है गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वो नॉर्थ ईस्ट जहां पर चाइना की चिकन नेक स्ट्रेटेजी है कि कभी अगर भारत पे आक्रमण करना होगा तो वहां से एंटर करेंगे और पूरे देश में फैल जाएंगे। तो नॉर्थ ईस्टर्न्स को तो हमने कह दिया चिंकी, जहां से घुसा चीन। फिर बिहार को कह दिया हमने बिहारी। नॉर्थ ईस्ट से घुस के वो कटिहार, कटिहार से घुस के बिहार, बिहार के बाद पूरे देश में फैल गए, फिर तांडव मचा रहे हैं और हम चिंकी और बिहारी कहते रह गए। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि कितनी चालाकी के साथ क्षेत्रवाद में बांटा जाता है। आज हम लोग अगर सुनते हैं बंगाल जल रहा है, हम चुप रहते हैं कि पंजाब पे क्या फर्क पड़ रहा है। कभी लगता है कि पंजाब में कुछ गलत हो रहा है तो दिल्ली में लोग चुप बैठे रहते हैं कि हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। दिल्ली को अभी CNRC में दंगों में झोंक दिया गया था, आग लगा दी गई थी, तो उत्तर प्रदेश के लोग शांत बैठे थे। आज उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही हैं, जातिगत दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है, तो मध्य प्रदेश का व्यक्ति शायद चुप होगा। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमारी भारत माता है तो भारत की हर स्टेट हमारे देश का एक अंग है, हमारे घर का एक कमरा है। अगर हमें पता चल रहा है कि मेरे भाई के कमरे में आग लग रही है तो वो आग हमें बुझानी पड़ेगी। अगर हम ये सोचेंगे कि हमारे कमरे में आग नहीं है तो वो आग कभी ना कभी हमारे घर तक पहुंचेगी, हमारे कमरे तक जरूर पहुंचेगी। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट जरूर है मेरी कि प्लीज अपनी ताकत को समझें, प्रकृति की ओर वापस लौटें और प्लीज ये अपनी कमजोरी को भी समझें कि हमारी आदत है बट जाने की। बहुत सारी जंजीरें हमें तोड़नी पड़ेंगी कि हमें बटना नहीं है। हमें भारतीय बनकर 21वीं सदी के इस आक्रमण का प्रतिकार करना है। और 21वीं सदी का आक्रमण कौन कर रहा है भारत के ऊपर? ये है वो चुनौतियां जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मैंने आपको ताकतें बताई, कमजोरियां बताई, अवसर बताए कि एज एन एग्रेरियन कंट्री, एक किसानी करने वाले मुल्क की तरह हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहा है, पूरा विश्व क्लाइमेट इमरजेंसी से जूझ रहा है, वाटर शॉर्टेज, फूड शॉर्टेज, खाना नहीं है लोगों के पास। पाकिस्तान में आटे को लेकर मारामारी हो रही है। ये भारत के सामने एक अवसर है विश्व गुरु बनने का कि अपनी ताकत को, कृषि को पहचाने और पुनः विश्व गुरु की तरह स्थापित हो। सिर्फ एक पॉइंट बचा है आप लोगों के साथ साझा करने का, वो है भारत के सामने चुनौतियां। 21वीं सदी का जो आक्रमण हमारे देश पर चल रहा है वो मैं भारत के युवाओं को जरूर बताना चाहती हूँ। हम लोगों ने राष्ट्र जागरण अभियान में भारत प्रवास करके आइडेंटिफाई करी 7 भारत विरोधी मानसिकताएं जो भारत के खिलाफ काम कर रही हैं। 7 एंटी नेशनल फोर्सेस। सबसे पहली भारत विरोधी मानसिकता है वामपंथी और उनकी आर्म्ड विंग्स माओवादी और नक्सलवादी। ये वामपंथी कॉलेज कैंपसेस में घुस गए हैं। ये हमारे बच्चों को लड़ाते हैं, इक्वालिटी राइट्स, आजादी, समानता का अधिकार, लड़ो। लेकिन बच्चों को हमें ये बताना जरूरी है कि वामपंथियों का नारा समानता होती है, वामपंथियों की नियत समानता नहीं होती। वो केवल और केवल आपको लड़ाना चाहते हैं। एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाते हैं, एक लिंग को दूसरे लिंग से लड़ाते हैं। महिला पुरुष की लड़ाई भी कराने वाले यही लोग हैं। एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय से लड़ाते हैं। हमें अपने युवाओं को बताना होगा कि वामपंथ का इतिहास उठाकर पढ़ें। वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा लोगों को मास, आई थिंक, रेप्स एंड मर्डर्स करने वाली विचारधारा है वामपंथी, जो डेमोक्रेसी का नाम लेकर, लोकतंत्र का नाम लेकर हमारे युवाओं को भटकाते हैं। आप इतिहास तो उठा के पढ़िए, पहले आपको भड़काते हैं। जब आप आंदोलन करते हैं, आप प्लाकार्ड्स लेके, पोस्टर्स लेके खड़े हो जाते हैं, उसको इस्तेमाल करके वो सत्ता में आते हैं। सत्ता में आने के बाद कोई भी वामपंथी नेता 20 या 25 साल पहले से सत्ता में नहीं जाता है। लोकतंत्र जिसका नाम लेकर वो आते हैं सत्ता में, सबसे पहले उसी की धज्जियां उड़ाते हैं। जो उनकी विचारधारा से अग्री नहीं करता उसके लिए लेबर कैंप्स होते हैं, लेबर कैंप्स में डाल दिया जाता है। अभी कुछ थोड़े समय पहले हम सबने टीवी में सुना था, नॉर्थ कोरिया में एक दिन मुस्कुराना अलाउड नहीं था। स्माइलिंग वाज नॉट अलाउड फॉर अ डे। आज कोई मुस्कुराएगा नहीं, जो मुस्कुराया उसको जेल में डालो।
ये होती है वो वामपंथी विचारधारा जो हमारे कॉलेज कैंपसेस में घुस गई है और हमारे बच्चों को भड़काते हैं। हमारे बच्चे आके हमसे सवाल करते हैं कि वो तो इक्वालिटी की बात करते हैं, आप तो कट्टर हो। कहते हैं या नहीं कहते? और हम अपने बच्चों को समझा नहीं पाते। दूसरी एंटी नेशनल फोर्स जो हमारे खिलाफ काम कर रही है वो है अलगाववादी, कट्टरवादी और आतंकवादी संगठन। ये क्या करते हैं? ये किसी भी एक संप्रदाय के बच्चे को उठाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, या हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, हमारे अंदर ब्रह्म है, तो किसी बच्चे को रातों रात तो आतंकवादी बनाया नहीं जा सकता। किसी सात्विक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति को क्या कोई रातों रात आतंकवादी बना सकता है? संभव ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर की अंतरात्मा तुरंत कह देगी कि नहीं नहीं, किसी को मारना गलत है। तो आतंकवादी बनाने की पूरी एक फेज होती है, कड़ियां होती हैं। सबसे पहले एक बच्चे को अलगाववादी बनाया जाता है, यानी कि सेपरेटिस्ट। उस स्टेज में उसको बताया जाता है तुम्हारा खान पान, तुम्हारा पहनना ओढ़ना, तुम्हारी भाषा, तुम्हारे कानून, तुम्हारी किताबें, तुम्हारी न्याय प्रणाली, तुम्हारी शिक्षा प्रणाली, सब कुछ अलग है, सब कुछ अलग है। जो भी भारत में चल रहा है उसके पैरेलल एक विचारधारा खड़ी की जाती है कि भारत में अगर सब कुछ इधर चल रहा है तो आपका सब कुछ इधर चलेगा। जब वो बच्चा अलगाववादी सेपरेटिस्ट बन जाता है तो उसको कट्टरवादी बनाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट। सेकेंड स्टेज में उसको बताया जाता है कि दोनों तरफ ब्लाइंड्स लगा लो, ना इधर देखो ना उधर देखो, जो तुम सोच रहे हो वही सही है, बाकी सब गलत है। जब वो कट्टरवादी बन जाता है तब फाइनल स्टेज में उसको आतंकवादी बनाया जाता है। उस स्टेज में उसको बताया जाता है जो तुम सोच रहे हो वही सही है और सारी दुनिया से मनवाना तुम्हारा कर्तव्य है। जैसे तुम दिखते हो वैसी सारी दुनिया दिखनी चाहिए, जैसा तुम बोलते हो वैसी सारी दुनिया बोलनी चाहिए, जो तुम्हारी किताब है वही सारी दुनिया को पढ़ना चाहिए, जो तुम खाते हो वही सारी दुनिया को खाना चाहिए। एक क्लोन की तरह सब एक से दिखें, सब एक से बोलें, सब एक ही चीज माने और जो आप सोच रहे हैं वही सही है। उस स्टेज में आकर वो सुसाइड बॉम्बर बन के फटता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति में तो डाइवर्सिटी है, विविधताएं हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पूरे विश्व को एक सा बनाया जा सके। और जब वो पॉसिबल नहीं हो पाता तो वो फ्रस्ट्रेट होता है, क्योंकि उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है सबको अपने जैसा बना देना। जब वो नहीं बना पाता है वो फ्रस्ट्रेट होता है। उस स्टेज में आके वो सुसाइड बॉम्बर बन के फटता है। उस स्टेज में आके वो सोचता है कि किसी का पंथ परिवर्तन करा दूं, धर्मांतरण करवा दूं, रिलीजन कन्वर्ट करवा दूं तो मेरी 7 पीढ़ियां जन्नत में जाएंगी। उस स्टेज में जाके वो एक टेररिस्ट की तरह काम करता है, कंप्लीटली ब्रेन वॉश्ड टेररिस्ट। अगर हमें अपने बच्चों को टेररिज्म से बचाना है तो हमें सबसे पहले सेपरेटिज्म को रोकना होगा, अलगाववाद को रोकना होगा। ये अलगाववादी, कट्टरवादी और आतंकवादी संगठन प्राइमरीली 2 रिलीजन्स को टारगेट कर रहे हैं भारत में। एक इस्लाम समाज के बच्चे को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, एक खालसा पंथ के बच्चे को खालिस्तान बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया ना, खालसा पंथ का इतिहास, वीर कौम है हमारे देश की, फियर्स फाइटर्स, तो उनको भारत से कैसे तोड़ेंगे? ये कोशिश 2 रिलीजन्स को मिसयूज करके, 2 रिलीजन्स के बच्चों को भटका के, ब्रेन वॉश करके करने की कोशिश की जा रही है। हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हैं लेकिन इस्लाम के नहीं, हम खालिस्तान के खिलाफ हैं लेकिन खालसा पंथ के नहीं। उस अवेकनिंग की जरूरत है कि इस्लामिक स्टेट के खिलाफ मुसलमान बच्चा खड़ा हो, खालिस्तान के खिलाफ खालसा पंथ के वीर भाई और बहन खड़े हो। उस अवेकनिंग की जरूरत है। जब हम समझेंगे तभी हम अपने बच्चों को समझा पाएंगे। तीसरी एंटी नेशनल फोर्स है बौद्धिक आतंकवादी, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट्स। ये वो लोग हैं जिस तरह की किताबें हम पढ़ते हैं, जिस तरह का संगीत हम सुनते हैं, जिस तरह की पिक्चर्स हम देखते हैं, जिस तरह के आइडियल्स हम बनाते हैं, नायकों को हम फॉलो करते हैं। ये लोग सूटेड बूटेड हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी में है, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में है, प्रिंट मीडिया में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, हर जगह ये लोग हैं। और हमारे बच्चे आंख बंद करके उनको फॉलो करते हैं क्योंकि वो बड़े अच्छे स्टाइलिश सूटेड बूटेड एंड इंग्लिश स्पीकिंग होते हैं। हमारे बच्चों को लगता है कि ये बहुत मॉडर्न है। अगर हम अपने बच्चों को समझाएंगे अच्छे से बैठकर कि बेटा ये देश के खिलाफ हो रहा है, तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, तब वो उन बौद्धिक आतंकवादियों को पहली स्टेज में ही पहचान जाएंगे। हम लोग भी कहीं ना कहीं गलती करते हैं, हम अपने बच्चे के कमरे में जाकर देखते नहीं है वो कौन सी किताबें पढ़ रहा है। बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है, वो कौन से गाने सुन रहा है हम नहीं देखते, कौन सी पिक्चरें देख रहा है हम नहीं देखते। हम बात ही नहीं करते दोस्तों की तरह बच्चों के साथ, किसको वो अपना नायक मान रहा है। अरे आप
अभी सुबह ही एक भाई से बात हो रही थी कि स्कूल्स में गलत पढ़ाया जा रहा है। मैंने कहा भाई स्कूल में 8 घंटे रहता है बच्चा, 16 घंटे हमारे पास रहता है। कोई एक अच्छी किताब, कोई एक नायक, कोई एक हीरो बना दीजिए। गुरु गोविंद सिंह जी की कोई किताब थमा दीजिए, सुभाष चंद्र बोस जी की कोई किताब थमा दीजिए, अशफाकुल्लाह खान को नायक बनवा दीजिए। अच्छे नायक आप बच्चों के बनाएंगे और उनके बन गए, अगर उनके दिमाग में बैठ गए तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हम भी कहीं ना कहीं एज पेरेंट्स फेल कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को, भारत के भविष्य को, युवाओं को समझा नहीं पा रहे, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि हो क्या रहा है। हम समय ही नहीं दे पा रहे, अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गए। तो 3 भारत विरोधी मानसिकताएं मैंने आपको बताई। चौथी है अंतरराष्ट्रीय ताकतें, उनके बारे में मुझे डिटेल में कहने की जरूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जो जानते हैं भारत की ताकत, ये वो लोग हैं कि भारत को बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। कभी भी कोई भी मुद्दा आएगा, भारतवासियों में लड़ाई करवाने की, सिविल वॉर कराने की कोशिश होती है, वेबसाइट्स बन जाती हैं, विदेशों से पैसा आ जाता है, पूरी एक तराई मचवा दो भारत में, मौका मिल गया ये तो लड़वाने का। क्योंकि भारत जो अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि को मानता है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग विचारधारा है, इतनी सशक्त विचारधारा है कि उसको बाहर से एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता। और साइंस कहती है कि जिस चीज को बाहर से एक्सप्लोर ना किया जा सके, उसको अंदर से इम्प्लोड करो। अंदर से तोड़ने के लिए, भाई को भाई से लड़ाने के लिए ये अंतरराष्ट्रीय ताकतें अपनी पूरी ताकत झोंक देती हैं। कुछ विधर्मी राजनीतिक दल, ये भी एक एंटी नेशनल फोर्स है। ये वो लोग हैं जिनको सत्ता इतनी प्यारी है कि किसी भी भारत विरोधी मानसिकता के साथ दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि उनको सत्ता में रहना है। छठी भारत विरोधी मानसिकता है कन्वर्जन माफिया। ये वो लोग हैं जो किसी गरीब बेल्ट में जाएंगे, किसी आदिवासी बेल्ट में जाएंगे, किसी गरीब भारतीय को एक हाथ से 2 रोटी खिलाएंगे, दूसरे हाथ से उसके गले में क्रॉस डाल देंगे। फॉरेन फंडेड मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया कटिहार में सरकारी रिकॉर्ड में 12 चर्च, एक्चुअली 200 चर्च। ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि हम जो कृषि प्रधान देश हैं, 60% हमारी भूमि उपजाऊ है, ऐसी कौन सी गलती हम कर रहे हैं कि हमारा एक भाई बहन भूखा है और हमें नहीं पता, और एक मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन आके उसके पेट में 2 रोटी डाल के उसके गले में क्रॉस डाल दे रही है। हम कह देते हैं कि जी जख्मों को इस्तेमाल कर लिया। हमारे किसी भाई बहन के शरीर पे जख्म है और हमें दिखाई नहीं दे रहे, इस गलती को भी हमें जानना पड़ेगा। हम लोगों को अपने देश में भूखमरी को खत्म करना पड़ेगा। हमने केमिकल्स इस्तेमाल कर करके जमीन में जहर घोल दिया है, हमने नदियां सुखा दी हैं, हमने पेड़ काट दिए हैं, हम अपनी प्रकृति को भूल गए हैं, जिसके कारण बहुत सारी ये जो एंटी नेशनल फोर्सेस भी हैं, वो भी हमारी अपनी ताकत को भूलने के कारण ही फायदा उठा पा रही हैं। अगर किसी व्यक्ति का पेट भरा होगा तो वो कभी भी इन चीजों में नहीं आएगा। हम लोग आदिवासी बेल्ट में जाकर भी ये जागरण कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि धर्म की लड़ाई या राष्ट्र की लड़ाई में लोगों ने क्या क्या किया है, घास की रोटी तक खाई है। और वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो निर्विकार, वो निर्विचार ईश्वर, जिसने बहती हुई नदियां बनाई हैं, जिसने उपजाऊ जमीन बनाई है, जिसने फल फूल बनाए हैं, पूरे विश्व का पेट भरने के लिए उसने खाने पीने का इंतजाम किया है, वो इतना तुच्छ मानसिकता का नहीं हो सकता कि 2 रोटी इस शर्त पे खिलाए कि पहले मुझे मानो तब तुम्हारी भूख मिटाऊंगा। ये जागरण आदिवासी बेल्ट में जाकर भी हम लोग कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7वीं भारत विरोधी मानसिकता है कॉर्पोरेट माफिया, यानी कि बाजारवाद, कंज्यूमरिज्म, जिनके लिए सब कुछ सिर्फ पैसा है। बड़ी बड़ी बीमारियां इजाद होती हैं, समाज में छोड़ी जाती हैं, मेडिकल माफिया, फार्मास्यूटिकल माफिया। ये वो लोग हैं जो हमारे बच्चों को मिट्टी से दूर करते हैं। अरे अपने बच्चों को मिट्टी में मत छोड़ो, बैक्टीरिया इन्फेक्शन। ये लोग हमें ये नहीं बताते हैं कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इज गुड बैक्टीरिया, इट इज नीडेड फॉर द इम्यूनिटी। जो बच्चा जितना मिट्टी में खेलता है उतनी उसकी सेहत, इम्यूनिटी, बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके अंदर ज्यादा होती है। क्यों बताएंगे? क्योंकि एंटीबायोटिक्स का मार्केट क्रिएट करना है। बीमारियों से लड़ने की नेचुरल ताकत रहेगी तो एंटीबायोटिक्स कहां से बिकेंगी, कहां से पैसा कमाएंगे? ये वो लोग हैं, जब रिफाइंड मार्केट में लॉन्च करना था तो देसी घी के खिलाफ एक पूरी कैंपेनिंग हुई। देसी घी से हार्ट डिजीजेस होती हैं, देसी घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, क्योंकि रिफाइंड बेचना था। ये वो लोग हैं जो घर घर में कहते हैं गेहूं की रोटियां हम सब खाने लगे हैं। भारत मोटे अनाज का देश था। मुझे किसान भाई ने बताया कि गेहूं की फसल तब तक नहीं हो सकती जब तक उसमें कई राउंड्स ऑफ केमिकल न डाला जाए, क्योंकि केमिकल बेचना है तो मोटा अनाज क्यों खाने देंगे?
की प्रॉब्लम है, क्योंकि हम अपनी प्रकृति से, नेचुरोपैथी से दूर चले गए। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें इस्तेमाल करके आर्म्स एंड अम्यूनिशन माफिया काम कर रहा है। अगर एक देश की दूसरे देश से लड़ाई हो जाती है तो इतने हथियार बिकते हैं कि वर्ल्ड वॉर में बिके हुए हथियारों से कुछ देश आज भी चल रहे हैं। ये हमें जानना पड़ेगा। हमारे इमोशंस को, भावनाओं को इस्तेमाल करके कंपनीज चल रही है। पूरे विश्व में सबसे अच्छा परफॉर्म हमने किया केवल और केवल अपनी उस ताकत की वजह से जो मैंने शुरू में आपको बताई थी। हमारी प्राकृतिक संपत्ति, मुझे लग रहा है 99% लोगों ने तो किचन में ही इलाज ढूंढा, काढ़े बना बना कर पिए। हम लोगों का परफॉर्मेंस कोविड में एग्जेम्पलरी रहा है, हमारी इम्यूनिटी कोविड में एग्जेम्पलरी रही है। हमारी सेवा, जो तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि मानता है, जो मानता है कि हर जीव में हम विराजमान हैं, जो सेवा, जो अपने सामने किसी को भूखा नहीं देख सकता, उस ताकत ने हमें बचाया है। सरकारों ने तो काम अपनी जगह किया है, लेकिन समाज ने बहुत काम किया है कोविड में। भूख से नहीं मरे 130 करोड़ पॉपुलेशन के लोग, क्योंकि लोगों ने एक दूसरे की मदद करी है। वो सेवा भाव हमारे अंदर निहित है, इनहेरेंट है। मैं युवाओं से ये जरूर अपील करना चाहती हूँ कि इस स्वॉट एनालिसिस के बाद अपना अपना लक्ष्य निर्धारित करें, अपनी अपनी भूमिका तय करें कि हम लोगों को 21वीं सदी के इस आक्रमण का प्रतिकार कैसे करना है। किसी को गौ रक्षा करनी है, किसी को नदियों की रक्षा करनी है, किसी को पेड़ लगाने हैं, किसी को जल के लिए, जंगल के लिए, जानवर के लिए काम करना है, जिसको जिसके लिए काम करना है, किसी को समाज जोड़ने के लिए काम करना है। अपनी अपनी भूमिका तय करिए। हर व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जरूर कर सकता है। जरूरी नहीं है कि हम कोई विधायक, मंत्री, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर हो तभी हम देश के लिए कुछ कर सकते। कोई तो हमारा अधिकार क्षेत्र होगा, हमारा घर, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, ये मंच, हमारा अपना शरीर। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि राष्ट्रभक्ति केवल भावना नहीं है, राष्ट्रभक्ति जीवन व्यवहार है। हर घर में भारत दिखना चाहिए, हर व्यक्ति में भारत दिखना चाहिए, वही होगी हमारी राष्ट्रभक्ति। लास्ट 2-3 मिनट लेकर अपनी वाणी को विराम दूंगी मैं, क्योंकि युवा सम्मेलन है। आज हम हिंदू पुनर्जागरण की बात करते हैं, आज हम कल्चरल रेनेसां की बात करते हैं। तो हमें यह जानना होगा कि क्या है वो कल्चरल रेनेसां। हमारे बच्चों को धर्म, पंथ और संस्कृति का अंतर नहीं पता है। धर्म, पंथ और संस्कृति का अंतर नहीं पता है। जब मैं बोलती हूँ कि मैं सनातनी मुसलमान, तो कुछ लोग जो समझते हैं वो खुश होते हैं, ताली बजाते हैं। जो लोग नहीं समझते वो सवाल पूछते हैं कि सनातनी और मुसलमान साथ में कैसे हो सकता है। तो हमें जानना पड़ेगा कि धर्म सनातन है क्यों कहा जाता है। जब मैं कबीर फाउंडेशन की स्थापना कर रही थी, तो जब हमने रिसर्च करी तो हमें पता चला कि धर्म का पूरे विश्व की किसी भी डिक्शनरी में कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। धर्म केवल भारत का शब्द है, और धर्म का मतलब होता है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य पालन। किसी भी परिस्थिति में जो करना चाहिए वो धर्म है। सही और गलत में सही को चुनना धर्म है, सत्य और झूठ में सत्य का साथ देना धर्म है। धर्म एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं होता। धर्म हर परिस्थिति में अलग होता है। मेरा मातृधर्म अलग है, पत्नी धर्म अलग है, पुत्री धर्म अलग है, सामाजिक धर्म अलग है, राष्ट्र धर्म अलग है, परम धर्म अलग है। हर परिस्थिति में धर्म अलग होता है। और हमारे सभी शास्त्र, किसी भी शास्त्र को आप उठा के देख लीजिए, वो आपको कोई पूजा पद्धति बता के नहीं गए। हमारे सभी शास्त्र हमें कर्तव्य परायणता बता कर गए। अन्याय सहकर बैठे रहना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये हमें परिभाषाएं बताई गई हैं, इतना सिंपल बता के गए हैं, हर ग्रंथ में बता के गए हैं, फिर भी हम समझ नहीं पाते। धर्म को केवल और केवल कर्तव्य परायणता से हम जोड़ें, धर्म को हम रिलीजन समझने की गलती ना करें। इसी कारण उसको सत्य सनातन धर्म कहा जाता है, यानी सत्य का साथ देना ही धर्म है। उसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। उसको किसी एक आराध्य तक, एक पूजा पद्धति तक, एक किताब तक सीमित नहीं किया जा सकता। वो विशाल है, उसके अंदर समंजसता है, उसके अंदर हर विचार समा सकता है। हर भाषा, हर जाति, हर क्षेत्र, हर संप्रदाय, हर लिंग, हर देश, पूरा ब्रह्मांड समा सकता है। वो है सत्य सनातन धर्म।
और ना ही सिर्फ मनुष्यों का बल्कि प्रकृति का भी सनातन धर्म है। नदियों का धर्म है बहना, अग्नि का धर्म है जलना, तो प्रकृति का भी सत्य सनातन धर्म है। स्वामी विवेकानंद बहुत सुंदर शब्दों में बोल के गए हैं कि मेरे गुरुदेव से मुझे ये पता चला कि हर पंथ, हर मजहब, हर रिलीजन उस सत्य सनातन धर्म तक ही लेकर जाता है। यानी क्लैरिटी दे रहे हैं कि मेरे पूर्वजों ने, जैसे मैं अगर मुसलमान हूं, मेरे पूर्वजों ने पूजा पद्धति चुन ली, वो मेरा रिलीजन है। वो रिलीजन मुझे उस सत्य तक कैसे पहुंचना है, वो एक रास्ता है। मैं इस रास्ते से पहुंचूंगी, कोई किसी रास्ते से पहुंचेगा, कोई किसी रास्ते से पहुंचेगा, कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि लक्ष्य एक है, सत्य तक पहुंचना है। रास्ता कोई भी चुनिए। मेरे गुरुजी और एक सुंदर बात बोलते हैं, अपने लिए अभिमान, दूसरे के लिए सम्मान, यही है सनातन संस्कृति। तो धर्म और पंथ में हमें अंतर समझना पड़ेगा। हिंदू संस्कृति मैंने ये पूछा अपने गुरुजी से, मैंने कहा गोविंद जी इतने सरल शब्दों में बताइए कि किसी 10 साल के बच्चे को भी बताया जा सके कि हिंदू होने का मतलब क्या है। किसी भी जगह की भाषा, भूषा, भोजन, भवन, भेषज, भजन, वहां की संस्कृति होती है। मैं अगर भारत में पैदा हुई हूं तो मैं तिलक लगाऊंगी, मैं अगर भारत में पैदा हुई हूं तो मैं त्रिशूल पहनूंगी, ये मेरी संस्कृति है। मेरे व्यक्तित्व में, मेरी पर्सनालिटी में, मेरे खान पान, भाषा, पहनावे में दिखना चाहिए कि मैं हिंद में पैदा हुई हूं। एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि आप अपने आप को हिंदू इसलिए बोलती हैं क्योंकि आपके हस्बैंड हिंदू हैं? मैंने कहा नहीं, वो एक हेडलाइन भी बनी थी एक न्यूज आर्टिकल की। मैंने कहा नो, आई एम अ हिंदू बिकॉज आई एम बोर्न इन हिंदुस्तान। तो हिंदू संस्कृति भी हमें बच्चों को परिभाषित करनी पड़ेगी। 5 एग्जाम्पल्स, क्वालिटीज ऑफ बीइंग अ हिंदू बताकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आई थिंक 2 मिनट होंगे हमारे पास, और जस्ट 2 मिनट्स। गोविंद जी ने बताया कि हिंदू एक गुणवाचक संज्ञा है। हिंदू होने के लिए कुछ क्वालिटीज होनी जरूरी है। कुछ बातें नमूने के तौर पर उन्होंने कही जो हम बच्चों को भी समझा सकते हैं। पहली क्वालिटी, सभी उपासना पद्धतियों में अखंड श्रद्धा। ये हिंदू होने की क्वालिटी है। हिंदू इज अ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों देवी देवता है हमारे देश में। 2-4 और हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पूजा पद्धति की लड़ाई हमारे देश में कभी नहीं है, कभी नहीं है। कोई शैव है, कोई शाक्त है, कोई वैष्णव है, ऐसे ही मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, सबका अपना अपना मजहब हो, अपना अपना रिलीजन हो, लेकिन सत्य सनातन धर्म तक पहुंचना है और सभी उपासना पद्धतियों में अखंड श्रद्धा रखनी है। ये होना है हिंदू होना। दूसरी क्वालिटी ऑफ बीइंग अ हिंदू, एक ही सत्य सभी जड़ चेतन में अनुस्यूत है। सेम कॉन्शियसनेस परमिएट्स इन ऑल एनिमेट एंड इनएनिमेट मैटर। यही श्री कृष्ण भगवद गीता में बता के गए हैं, चींटी से लेके पहाड़ तक में मैं हूं। यानी कि वो कॉन्शियसनेस सब में सेम है। हमारी जान जाती है तो ही भी उतना बड़ा पाप है, एक खरगोश की भी जान जाती है तो भी उतना बड़ा पाप है। इसलिए हम लोग जीव हत्या को पाप मानते हैं। तो सेम कॉन्शियसनेस परमिएट्स इन ऑल एनिमेट एंड इनएनिमेट मैटर, ये विश्वास, ये हिंदू होने की बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। तीसरी क्वालिटी ऑफ बीइंग अ हिंदू, मातृत्व के गुण होने के कारण महिला यानी कि नारी का समाज में विशेष आदर। जो नारी का सम्मान नहीं करता, नारी को रिस्पेक्ट नहीं देता, आई एम सॉरी टू से बट द पर्सन सीजेस टू बी अ हिंदू। हिंदू होने की एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त है, क्वालिटी है, महिला का विशेष आदर। पूरे विश्व में हमें ही बताया जाता है कि अर्धनारीश्वर, परमेश्वर भी कंप्लीट नहीं है महिला शक्ति के बिना। पूरे विश्व में हमारा ही देश ऐसा है जिसमें नारियों को भगवान बना के शक्ति देवियों की तरह पूजा जाता है। पैसों का डिपार्टमेंट लक्ष्मी जी के पास, ज्ञान का डिपार्टमेंट सरस्वती जी के पास, पावर का डिपार्टमेंट दुर्गा जी के पास। ये केवल भारत में ही है। तो नारी समाज भी हिंदू होने की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। चौथी क्वालिटी ऑफ बीइंग अ हिंदू, मनुष्य प्रकृति का विजेता नहीं, प्रकृति का अंग है। हम कोई खरीद के नहीं लेकर आए हैं प्रकृति को, जो हम सोचते हैं कि हम अंधाधुंध रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर लेंगे। हम लोगों ने वही किया। मानव केंद्रित व्यवस्था डेवलपमेंट के लिए हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी। क्या हुआ? जोशीमठ धंस रहा है ना आज।
पहाड़, पोली मिट्टी, कच्ची मिट्टी, जहाँ पे लकड़ियों की छोटी छोटी झोपड़ियां होनी चाहिए, वहां पे हमने मल्टी स्टोरी होटल्स बिल्डिंग्स बना दिए। सोचा प्रकृति को जीत लेंगे विजेता, हमारे पास पैसा है, हम कुछ भी कर सकते। क्या हुआ? लड़ पाए प्रकृति से? नहीं लड़ पाइएगा, क्योंकि वो प्रकृति माँ है तो वो मौका देती है। सालों साल मौका दिया, अब क्या किया जा रहा है? वही होटल्स तोड़े जा रहे हैं। किसी भी मुल्क में अगर कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो वहां की पहले जियोलॉजी की स्टडी की जाती है कि वहां की धरती किस तरह की है, मिट्टी किस तरह की है, क्या वो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हमारे देश में क्या होता है? विदेशों से कंपनियां आती हैं, एडवर्टाइजमेंट लेके, जी ये प्रोजेक्ट लॉन्च करिए, अगले 20 साल में इतनी नौकरियां। 20 साल बाद वो कंपनी कहाँ है किसी को पता ही नहीं। लुक्रेटिव ऑफर्स लेके बेवकूफ बना के हमारा चली जाती हैं। अगर हम कहते हैं भारत माँ, तो कोई भी प्रोजेक्ट चाहे वो कितना लुक्रेटिव क्यों ना हो, हमें देखना पड़ेगा कि जिस जगह वो लॉन्च किया जा रहा है वहां की मिट्टी, वहां की धरती की स्टडी क्या कहती है। हम भूल गए, हम विजेता मानने लगे। एक उदाहरण और प्रकृति का मैं जरूर यहाँ देके जाना चाहूंगी, क्योंकि उससे बहुत अमेजिंग क्लैरिटी हम लोग को आएगी। हम लोग गंगा संवाद यात्रा करी, मेरे गुरुदेव के मार्गदर्शन में मैंने और राष्ट्र जागरण अभियान की टीम ने 412 किलोमीटर की पदयात्रा करी गंगा जी की। अभी हम लोग समापन करके आए 30 नवंबर को, मेरी बर्थडे वाले दिन गंगा संवाद यात्रा का समापन करके हम लोग आए। उस यात्रा में हम लोग पहुंचे नरौरा। नरौरा में एक डैम है जिसमें 85% पानी रोक लिया जाता है गंगा जी का। जानकार कहते हैं कि नदी में कम से कम 60% पानी छोड़ना चाहिए। आप 40% निकालिए सिंचाई के लिए, अपने उपयोग के लिए, बिजली बनाने के लिए, लेकिन 60% पानी छोड़ दीजिए। अगर छोड़ देंगे तो वो साफ अपने आप को खुद ही कर लेगी। प्रकृति में इतनी ताकत होती है। कोविड में हमने देखा ना, जब हम दरवाजों में बंद हो गए थे तो प्रकृति शुद्ध हो गई थी, नदियां साफ हो गई थी, हवा साफ हो गई थी, क्योंकि प्रकृति को साफ करने के लिए हम लोग की जरूरत नहीं है। हम केवल गंदा करना बंद कर दें, उसका अवरोध बंद कर दें। तो नरौरा का उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रही थी कि 85% पानी बांध लेते हैं कि हमें जरूरत है बिजली बनाने के लिए। जब लालच में बांधते हैं, अपनी जरूरत से ज्यादा होल्ड करने की हम लोगों को आदत हो गई। 85% पानी रोक लिया, 5 साल तक जब उस पानी को रोक के रखते हैं, उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, और ये लगता है कि अब ये तोड़ देगा पानी डैम को, तो हर 5 साल में उस डैम का पानी छोड़ दिया जाता है। पास के गांव बहा के ले जाता है वो पानी। नरौरा क्षेत्र के लोगों का कहना है कि हम प्रकृति की बाढ़ के पीड़ित नहीं है, हम नरौरा डैम की बाढ़ के पीड़ित हैं। 85% पानी रोक रहे हैं और हमारे नेता फ्री बिजली बांट रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बिजली बांट के। अरे बिजली कोई हमारे जेब में लेकर नहीं आए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से बनती है। किसी भी राजनेता को समाज में फ्री अगर बांटना है तो केवल शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय होना चाहिए। फ्री वाईफाई, फ्री बिजली, क्या है ये? वोट्स खरीद रहे हैं आप, और हम लोग बिक भी जाते हैं। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। किसी नेता के फ्री बिजली बोलने पे अगर हमने वोट कर दिया और वो नरौरा डैम के पानी से, जो बाढ़ से जो गांव के गांव बहे हैं, क्या वो इनडायरेक्ट वे में पाप हमें नहीं चढ़ेगा? कहां से बन रही है वो बिजली? उसी पानी से बन रही है जो 85% पानी 5 साल तक होल्ड करके रखा जाता है। हम भारत है, हम भारतवासी हैं, हम लॉ ऑफ कर्मा में बिलीव करते हैं। कोई भी कर्म हमारे द्वारा, अगर किसी का दिल दुखा है, किसी की हक तलफी हुई है, किसी की आंख में आंसू आए हैं, किसी की जान गई है, तो वो पाप हमें, हमारे बच्चों को किसी ना किसी फॉर्म में भोगना पड़ेगा। ये भारत बताता है, नहीं प्रकृति का अंग है। 5वीं लास्ट क्वालिटी ऑफ बीइंग अ हिंदू जो मेरे गुरुजी ने बताई, वो ये है कि खाए पिए और मौज किए और मर गए, यही जीवन का उद्देश्य नहीं है। उसके ऊपर भी, उसके आगे भी जीवन का एक उद्देश्य है। मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे जाएंगे। जो इस थॉट को बिलीव करता है वो हिंदू है। जो अपने आप को शरीर न माने, आत्मा माने, वो हिंदू है। जो अपने आप को तत्व माने कि 70% हमारी बॉडी पानी से बनी है तो हमें पानी को बचाना है, जो ये माने वो हिंदू है। इसीलिए राष्ट्र जागरण अभियान के 2 प्राण वाक्य हमने रखे हैं। पहला प्राण वाक्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा दिया गया है, एकात्मता का एहसास और आक्रमण का प्रतिकार। हम एक है ये समझते हुए हमें 21वीं सदी के इस आक्रमण का प्रतिकार करना है। और दूसरा प्राण वाक्य जो मेरे गुरुदेव आदरणीय केन गोविंदाचार्य जी द्वारा दिया गया है, वो है प्रकृति से लौटेंगे संस्कृति की ओर। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम
मेरी बात पूरी हो जाएगी। हम लोगों को हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में क्रेडिबल लीडरशिप चाहिए जो इस विजन को अपने अपने क्षेत्र में एग्जीक्यूट कर सके। मैं अपना नोटपैड यहाँ कुर्सी पर रख रही हूँ। जो लोग भी राष्ट्र जागरण अभियान से जुड़ना चाहें अपना नंबर जोड़ सकते हैं। ये कोई संगठन नहीं है, ये मूवमेंट है, अभियान है, तो इसमें
इसमें व्यक्ति और संगठन सभी लोग जुड़कर हमारा साथ दे सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।